स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जेडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? ए कह रहा है व्यक्ति व्यंजक, बी चरित्र चित्रणात्मक, सी संभाषणात्मक और डी कह रहा है कि वस्तु व्यंजक। तो आपको इस पहले इस सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, वस्तु व्यंजक। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी। ए पल्लव, बी साकेत, सी जौहर और डी परिमल। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति इनमें से कौन सी थी? तो वो काव्यकृति थी पल्लव। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। और पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित काव्यकृति है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? ये बताना है। ए कर मिस्टर खन्ना, बी मिर्जा खुर्शीद, खुर्शद नहीं खुर्शीद है, और सी ओमकारनाथ और डी मेहता। तो आपको इस तीसरे सवाल का उत्तर बताना है कि गोदान में जो है वो शिक्षक पात्र कौन है? तो वो मेहता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथे सवाल में कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ए करें कि बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी करें कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, सी और डी कह रहा है कि साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो आपको इसका सही वाला आंसर बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा कि गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है? तो इसलिए आई है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, इसलिए विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे कि आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? ए स्कंदगुप्त, बी चिंतामणि, सी दिव्या और डी कह रहे हैं गोदान। तो आपको इस पांचवें सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो है दिव्या उपन्यास का अंश है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबसी अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोंस देते हैं। वहाँ विशेष विचारधारा है। ए फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, बी सर्च का अस्तित्ववाद, सार्थ है तो नहीं, सार्थ का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद और डी महर्षि अरविंद का दर्शन। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो विशेष जो विचारधारा ठोंकते हैं यशपाल अपनी रचनाओं में वो है मार्क लेनिन का साम्यवाद। विकल्प सी जो है वो सही होगा। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैला आंचल की एक की भाषा पर निश्चित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि ए, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है। बी कह रहे कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। सी लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है। और डी इसमें व्याकरणजन्य त्रुटियां नहीं है। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि अपने समय की लोकप्रिय रचना क्यों सिद्ध हुई? इसलिए क्योंकि इसमें जो है पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ, परिवेश और पात्रों के अनुरूप। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बावन ने दो आज़ाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। ये कथन है ए सुमरत दास का, बी पाकिस्तानी सीमा रक्षक दल का रक्षक सिपाही का, सी फणेश्वर नाथ रेणु का और डी डॉक्टर प्रशांत का। तो आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कथन फणेश्वर नाथ रेणु का है। विकल्प
सी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गए। पर कथाएँ आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ए. प्रेमचंद, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. अग्नि और डी. जैनेंद्र। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो प्रेमचंद का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लड़कपन था, तब मैं उसके समकक्ष था। हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ए. ईदगाह, बी. अलगोछा, सी. शतरंज के खिलाड़ी और डी. गुल्ली डंडा। तो आपको बताना है कि ये अंश जो है वो किस कहानी से लिया गया है। तो ये गुल्ली डंडा कहानी का अंश है और ये सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए. बहुब्रीहि समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. द्वंद्व समास और डी. द्विगु समास। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या है, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? ए. संज्ञा, बी. परिमाण बोधक विशेषण, सी. अव्यय और डी. काल। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, क्रिया का वह रूपांतर जिसमें उसके कार्य के व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और पूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि दूसरा लड़का कहाँ गया? इस वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? ए. समुदायवाचक, बी. गणनावाचक, सी. क्रमवाचक और डी. आवर्तीवाचक। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी सही है। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है। ये आपको बताना है। ए. अदालत, बी. सिफारिश, सी. चश्मा और डी. तारीख। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। तो चश्मा शब्द जो है ये फारसी शब्द है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं योग की गंगा नामक संग्रह में क्या वर्णन है? तो इस रचना में का वर्ण विषय क्या है, ये आपको बताना है। ए. कह रहे कि यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत, बी. धार्मिक रचनाएं, सी. प्रकृति चित्रण और डी. कह रहे कि बौद्धिक दृष्टिकोण। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। चूंकि युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित एक काव्य संग्रह है, तो इसमें जो है यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है। ए. हाथी, बी. मोती, सी. पानी और डी. नकेल। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो इसमें नकेल शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए. शिव सिंह सरोज, बी. इस्तवार दला लिटरातूर हिंदुई हिंदुस्तानी, सी. तज़किरा स्वरा हिंदी, डी. द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको बताना है कि इसमें से कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा। तो आएगा विकल्प बी. इस्तवार द ला लिटरेतूर हिंदुई या हिंदुस्तानी। ये जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गारसत तासी ने इसको लिखा है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके लेखक कौन है? ए. श्री बजरत्न दास, बी. डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी. डॉक्टर श्री कृष्ण लाल और डी. डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक गणपत चंद्र गुप्त हैं। विकल्प बी सही है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रतियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए. धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी. सामाजिकता का आग्रह, सी. शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा और डी. जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की
कामना, ये प्रति शब्द है, के प्रति कामना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सी जो प्रवृत्ति है वो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति जो है वो नहीं है। तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रवृत्ति जो है इसकी नहीं है, इसलिए विकल्प उत्तर ए सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित काव्य कृतों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। तो जो राम कथा पर आधारित नहीं उसे बताना है। ए सम्मुख, बी अग्निलेख, सी महाप्रस्थान और डी संशय की एक रात। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी काव्य कृति जो है वो राम कथा पर आधारित नहीं है। तो महाप्रस्थान जो है ये राम कथा पर आधारित नहीं है, विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 सवाल में कह रहा है कि किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा रचित हैं? ए दिनकर, बी नरेंद्र शर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी हरिवंश राय बच्चन। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 में कह रहे हैं कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, वो बताना है। ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा और डी पाउमचर्य। तो इनमें से जो स्वयंभू की कृति है उसका नाम बताना है। तो उनकी कृति का नाम पाउमचर्य है, विकल्प डी उत्तर सही है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कृति पताका के रचनाकार कौन है। ए विद्यापति, बी रामानंद, सी सूरदास और डी विष्णुदास। तो आपको 23 नंबर प्रश्न बताना है कि कृति पताका किसकी रचना है। तो ये विद्यापति के द्वारा लिखित रचना है, विकल्प ए उत्तर सही है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी बालकृष्ण भट्ट और डी यशपाल। तो आपको इस 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद पूरी तरह से साहित्य सृजन में जो लग गए उनका नाम प्रेमचंद था। तो ये प्रेमचंद ही थे जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर के साहित्य सृजन में के कार्य को शुरू किया। तो विकल्प इसका बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। ए बीजवपन काल, बी कह रहा है कि सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन और सी कह रहा है कि संधि काल एवं चारण काल होगा। संधि काल एवं चारण काल, इसके बाद होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये ऐसे होगा। तो सी हो जाएगा संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें अशुद्ध है। तो विकल्प ए जो है वो अशुद्ध है। बीजवपन काल मिश्र बंधुओं ने नहीं कहा था, बल्कि बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया था। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि माधवन कामकंदला किसकी रचना है। ए बोधा, बी ठाकुर, सी गंग और डी आलम। तो आपको इस 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, ये किसके द्वारा लिखित रचना है। तो ये आलम की रचना है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या है, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। ए काशी का इतिहास, बी भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, सी एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी और डी कह रहा है कि सामाजिक विसंगतियों का वर्णन। तो आपको इस रचना के वर्ण विषय के बारे में बताना है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित उपन्यास है और इस उपन्यास में एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी कही गई है, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 सवाल नंबर में कह रहे कि देव किस प्रकार के कवि हैं, आपको बताना है। ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी रसवादी और डी वक्रोक्तिवादी। तो आपको इस 28वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देव रसवादी आचार्य हैं, विकल्प सी उत्तर सही है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित है। ए श्रीनिवास दत्त, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि कृष्णा सोबती। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा, विकल्प सी।
सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी ज्ञानेंद्र और डी कह रहा है यशपाल। तो आपको प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो समुद्र संतरण जो है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।